A big oil shock is coming. Might is right. हम लोग अब उस दौर में जा रहे हैं जहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। इस तरह के स्टेटमेंट्स या बातें कॉरपोरेट सर्कल में हो रही हैं और एक ऐसी तस्वीर बनती हुई दिख रही है जिसमें पूरा वर्ल्ड ऑर्डर नए तरीके से लिखा जा रहा है, बदल रहा है। उसमें भारत की अपनी क्या पोजीशन है उसको समझना जरूरी है और साथ ही क्या भारत उस नए वर्ल्ड ऑर्डर, उस नए सिस्टम के लिए तैयार है और हम कहां पे पिछड़ रहे हैं और कहां पे हमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्या भारत में ज्यादा फाइनेंशियलाइजेशन हो गया है, यहां ट्रेडर मानसिकता हावी हो गई है? इन तमाम सारे सवालों को एड्रेस किया है उदय कोटक ने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं द एन शो। उदय कोटक जाने माने एक बैंकर हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं और एशिया के वन ऑफ द रिचेस्ट बैंकर हैं और फाइनेंस के बहुत बड़े जानकार हैं। जब वो कोई बात कहते हैं तो उसको इंडियन इंडस्ट्री और सरकार भी ध्यान से सुनती है। तो उदय कोटक ने ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरे इंडस्ट्री में, मार्केट में एक डिस्कशन शुरू हो गया है, खलबली मची हुई है। आज मैं उस पर ही बातचीत करूंगा। तकरीबन 2-3 दिन पहले CII नाम की एक संस्था है जिसका नाम है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एक उद्योग संगठन है जहां पे एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उदय कोटक की स्पीच थी। बहुत यूट्यूब पे वायरल है, आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन उस पर चर्चा अभी सिर्फ एलीट ग्रुप में हो रही है। लेकिन उसका रियल मकसद आपको समझना है, आम आदमी को, आम इन्वेस्टर को, आम पार्टिसिपेंट को, मिडिल क्लास को, क्योंकि ये क्लब डिस्कशन नहीं है। उदय कोटक ने जो बोला है वो बहुत सीरियस बात है और वो एक दो बार नहीं, पिछले 1 साल में कई बार बोल चुके हैं, लेकिन लोग उसको अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उन्होंने जब ये बात पहली बार कही थी तब से लेके अब तक स्थिति खराब हुई है और वो इसका इंडिकेशन लगातार दे रहे हैं। इसी पर आज मैं बातचीत करूंगा कि उन्होंने क्या कहा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन उसके अंदर हुआ। इंडस्ट्री के लोग ये आपस में Q&A कर रहे थे, उसका जवाब भी उन्होंने क्या दिया, ये सब बात करूंगा मैं। तो उनकी एक लंबी स्पीच है, आप लोगों ने यूट्यूब पे देखी होगी। जिन लोगों को अंग्रेजी समझ में आती होगी वो सुन लिया होगा उन्होंने, लेकिन अपने दर्शकों को, आम आदमी को, जिसके लिए ये है, जिसको इसको समझना ज्यादा जरूरी है, उसके लिए मैं ये बात लेके आया। तो उनका पहला प्रीमाइस ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि माइट इज राइट। जिसके पास ताकत है वही सही है, उसमें अब कुछ नहीं है। कॉन्टेक्स्ट ग्लोबल है, खाड़ी में युद्ध चल रहा है, हॉर्मुज के कंट्रोल के लिए लड़ाई चल रही है। उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, और इससे पहले जब टैरिफ वॉर शुरू हुआ था तब भी उन्होंने ऐसी ही बातें कही थी कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और हमें उसको देखना है। तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम ए रूल बेस्ड सिस्टम टू अ माइट इज राइट सिस्टम। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, ट्रम्प किसी की सुन नहीं रहे हैं, जो वो कहते हैं वही करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो लड़ाई चल रही है अब वो ट्राइबल लेवल पे चली गई। ट्राइबल स्टेटस क्या होता है कि जो एसेट्स पे जिसका कब्जा है वो उसका रेंट लेगा आपसे। तो अब रूल बेस नहीं है, ग्लोबल ऑर्डर इज बिकमिंग ट्राइबल। हॉर्मुज पे वसूली की बात चल रही है, कौन कब्जा करेगा उसमें हम लेंगे, ये मेरे कब्जे में है, हम तो इतना टैरिफ लेंगे। इस बात को समझिए, पावर मैटर्स मोर देन ग्लोबलाइजेशन। उदय कोटक, मुझे ध्यान है एक बार एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और बहुत पहले कहा था कि आपके पास कितना पैसा है इससे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास कितनी मसल पावर है। देखिए, बहुत बहुत ही डेंजरस और बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है ये। कॉन्टेक्स्ट वही था कि अगर मिलिट्री पावर आपके पास पावरफुल नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप आज दुनिया में देखिए, जो सबसे ताकतवर मिलिट्री वाले देश हैं वही रूल कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट अमेरिका, कॉन्टेक्स्ट चाइना, कॉन्टेक्स्ट इजराइल। तो जिस तरीके से अब ग्लोबलाइजेशन कन्वर्ट हो रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में,
वहां पावर मैटर्स। यहाँ पावर का मतलब है कि आप मिलिट्रीली कितने स्ट्रांग हैं। बिल्कुल खुले शब्दों में, माइट इज राइट। आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने की ताकत भी आपके पास होनी चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर अब ऐसे चेंज हो रहा है, इसको बिल्कुल ध्यान से और क्लियरली समझ लीजिए, इसमें कोई मन में डाउट नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि whoever wins war keeps the spoils। जो युद्ध जीतेगा सारी संपदा उसके पास रहेगी, वही उसको एंजॉय करेगा। जो वॉर जीतेगा, यानी वॉर कैसे जीतेंगे आप? धन से थोड़ी वॉर जीत रहे हैं, मिलिट्री से जीतेंगे ना वॉर आप, और धन मिलिट्री प्रोवाइडर है। तो ये जो चेंज हुआ है वर्ल्ड ऑर्डर में, उसकी तरफ वो वार्न कर रहे हैं। और ये वार्निंग सिर्फ वार्निंग नहीं, आप दुनिया भर में देखिए, यूरोप में डिफेंस एक्सपेंडिचर अप टू 5% ऑफ जीडीपी ले जाने की बातें हो रही हैं, और 2% तक तो जा चुका है। अमेरिका साफ कह चुका है कि हमने ठेका नहीं ले रखा है यूरोप का कि उस तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। नेटो को तो उसने एकदम नेग्लेक्ट कर दिया है, ईरान के बाद तो और एकदम डिजर्टेड छोड़ दिया है। तो यूरोप अपनी तैयारी कर रहे हैं। भारत में भी आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा, और पिछले कई बजट से आप देखिए डिफेंस एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है। तो कहां जा रही है दुनिया, इसको समझिए आप। इसीलिए उन्होंने कहा है whoever wins the war keeps the spoils। ठीक है, कंट्रीज विल प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट। ये बात आज से नहीं है, दुनिया में हमेशा से थी कि पहले मेरा हित बाद में दुनियादारी, और वो हो रहा है। तो वो याद दिला रहे हैं कि हम लोग उस तरफ बढ़ चले हैं। फिर वो कहते हैं इंडिया मस्ट बिकम मोर सेल्फ रिलायंट। भारत की देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे देश की है कि हमने पिछले 75 सालों में जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई है, उस पॉलिसी से हम अब तक सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाए हैं। हम एनर्जी डिपेंडेंट हैं, हम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हैं, इवन हमारे पास मटेरियल्स नहीं है, हमारे पास बहुत जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो नहीं है। तो हम एक डिपेंडेंट कंट्री हैं, और एनर्जी डिपेंडेंस सबसे खतरनाक है, क्योंकि बिना एनर्जी के आप चल ही नहीं सकते ना। एनर्जी इज अ लाइफ। चक्का तो तब घूमेगा जब उसमें फ्यूल पड़ेगा। तो अगर हम 88-90% फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, एलएनजी ऑयल, तो हम डिपेंडेंट हैं, हमें उसमें रिलायंट बनना है। हम मैन्युफैक्चरिंग में रिलायंट नहीं है, बहुत कम हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। हम सर्विस इकोनॉमी बन के रह गए बाय डिजाइन। हमने फोकस किया कि हम सर्विस इकोनॉमी चलेंगे। दुनिया में लड़ाई कहाँ हो रही? मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री है, सेल्फ रिलायंट है वो। अमेरिका उससे लड़ने से पहले 100 बार सोचता है। अगर वो उसके ऊपर टैरिफ बढ़ाता है तो वो मिनरल्स की सप्लाई बंद कर देते हैं, वो रेयर अर्थ पे रोक लगा देते हैं, अमेरिका हिल जाता है। अमेरिका जो 1960 में हाईली इंडस्ट्रियलाइज था, वहां से वो सर्विस की तरफ गए, वापस लौट रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, क्योंकि उनको पता है कि अपनी अपनी चीजें अपने लिए खुद आपको बनानी पड़ेंगी, हमको भी वही करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बहुत क्रिटिकल थे उदय कोटक जी उस सभा में, कि हमने बहुत जल्दी फाइनेंशियलाइज कर लिया अपने आप को। हम सब कुछ फाइनेंशियल्स के थ्रू लाना चाहते हैं। हमारी पूरी ग्रोथ डेट रिलेटेड है, डेट लेड ग्रोथ हम लेके आ रहे हैं। पर्सनल ग्रोथ लोन है जो हमारा करीब करीब 65-70 लाख करोड़ का है, पर्सनल लोन। हम तो छोटी छोटी चीजें भी लोन पे खरीद रहे हैं। पूरा सिस्टम है, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि किसी इंडिविजुअल गलती, हमने वो सिस्टम बिल्ड किया है कि हम फाइनेंशियली सने। हमारे यहाँ कैपिटल मार्केट पे फोकस है, हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट पे फोकस है, सब कुछ फाइनेंशियल्स। मटेरियल किधर है? आप हर कुछ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेड करेंगे किसको? वो सामान भी तो होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। ट्रेडर तो 10 बैठे हैं, माल किसी के पास नहीं, सब ट्रेडिंग करना चाहते हैं। हर आदमी फाइनेंशियलाइजेशन में लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं करना चाहता, ब्रिक एंड मोर्टार की फैक्ट्री कोई नहीं लगाना चाहता, सब फाइनेंशियल मॉडल पे जाना चाहते हैं। इस बात को रेस कर रहे हैं कि हमने बहुत जल्दी फाइनेंशियलाइज कर लिया है। इंडिया को मोर एंटरप्रेन्योर चाहिए जो रियल काम करें, ना कि फाइनेंशियलाइजेशन पे काम करें। मैन्युफैक्चरिंग तेजी से हमें बढ़ानी, क्योंकि जॉब क्रिएशन उसी से होगा। सर्विस इंडस्ट्री का जॉब क्रिएशन अब गिर रहा है बिकॉज ऑफ एआई। बहुत बार इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सर्विसेज अब उतने ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि एआई ने उसको श्रिंक कर दिया है एकदम से। मोर पेशेंट डोमेस्टिक कैपिटल, हमें डोमेस्टिक कैपिटल पे फोकस करना चाहिए, इस पे कोई डाउट किसी को नहीं हो सकता।
हम फॉरेन कैपिटल पे रहे तो एफडीआई कहाँ आ रही? पिछले 2-3 सालों से एफडीआई नहीं आ रही अपने यहाँ। एफआईआई रोज बेच के जा रहे हैं मार्केट से आपके, रोज चिंता होती है। सो डोमेस्टिक कैपिटल को अगर हम रूट नहीं करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, हम अपनी सेविंग्स को तो डाइवर्ट नहीं करेंगे, हम केवल दिन भर सट्टा बाजार चलाते रहेंगे, मार्केट खरीदो। ये म्यूचुअल फंड सही है क्या? रियली सही है? अपने आप से पूछ के देखिएगा ये क्वेश्चन कि क्या ये जो म्यूचुअल फंड सही है कि थ्योरी हम चला रहे हैं 75 लाख 80 लाख करोड़ का हमारा एयूएम हो चुका देश का, क्या वो रियली में सही है? इट्स अ बिग क्वेश्चन उदय कोटक जी इज रेजिंग कि क्या वो कैपिटल सही में चैनलाइज हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो दिक्कत है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ओवर फाइनेंशियलाइजेशन एंड प्री मैच्योर फाइनेंशियलाइजेशन हमने कर दिया है। लेस डिपेंडेंस ऑन हॉट मनी, हमने सिस्टम ही वैसा बना रखा है कि हमारे पास अपनी कैपिटल को हम नहीं प्रिजर्व कर पा रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं एनर्जी एंड ऑयल रिस्क, अ बिग रिस्क इज कमिंग, सेकेंड लाइन इंपैक्ट, थर्ड लाइन इंपैक्ट आ रहा है। आप डब्ल्यूपीआई के नंबर जो ताजे आए देख लीजिए, कितने भयंकर नंबर आए। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन हमारा शूट अप कर गया है, वो करेगा क्योंकि क्रूड ऑयल, गैस, इसी से हमारी इकोनॉमी चलती है, फैक्ट्रियां चलती हैं और हम 90% तक इंपोर्ट करते हैं और उसके दाम दुगने हो गए हैं। 60 से सीधे 120, लैंडेड कॉस्ट $120 पे है, तो हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई ना, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। और होलसेल प्राइस जब ऊपर जाता है तो ग्रेजुअली वो परकुलेट होकर सीपीआई में कन्वर्ट होता है। आने वाले महीनों में आप सीपीआई में देखें कितनी भयानक तेजी होगी, क्योंकि ये सप्लाई लेड इन्फ्लेशन आ रहा है, ये डिमांडेड इन्फ्लेशन नहीं है। डिमांडेड इन्फ्लेशन इज ऑलवेज गुड, बट ये सप्लाई लेड इन्फ्लेशन है। इसी बात को कह रहे हैं। तो ऑयल शॉक को अभी हम अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, हम इसको समझ ही नहीं पा रहे कि कितना बड़ा झटका है, क्योंकि हम सब अभी उस मोड में है कि नहीं नहीं चलता है, चल जाएगा। देखिए सरकार दाम नहीं बढ़ा रही, इसका मतलब उतनी बड़ी चिंता नहीं है। सरकार भी कह रही कि हाँ हमारे पास सब पर्याप्त भंडार है, बट द प्रॉब्लम इज मच बिगर देन यू कैन इमेजिन इवन। आप सोच भी नहीं सकते हैं प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। इंडिया रिमेन्स हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड एनर्जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ए मेजर वल्नरेबिलिटी। आज भी ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, उदय कोटक जी याद दिला रहे हैं, इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। जो कुछ भी उन्होंने बोला ये उसका लब्बो लुआब है कि अगर हॉर्मुज आज भी खुल जाए तो 2026 के अंत तक भी आप अपनी सप्लाई को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। तो वो शॉकर्स आपको मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आप देखिएगा भी कैसे इन्फ्लेशन और कैसे चीजों को बदलती है। तो ये जब स्पीच वो दे रहे थे तो पीपल वेर स्टन्ड कि ये क्या बोल रहे हैं, और उन्होंने बहुत अभी आगे और बड़ी बड़ी बातें उनके, उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर आगे वो कहते हैं जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए कि ओवर फाइनेंशियलाइजेशन इस देश में हुआ है और बाय डिजाइन हुआ है। ऐसा नहीं कि अपने आप हो गया हो अननोइंगली, नहीं, बाय डिजाइन हमने किया है। बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म आके ये सलाह देते हैं पब्लिक को कि अभी हमारा डेट टू डोमेस्टिक जीडीपी बहुत कम है, हमारा तो बहुत ही कम है, इसको तो बड़े बड़े देशों में 80% 90% तक है, हमारा तो बहुत कम है, अभी हम तो शायद 60% से भी नीचे हैं और ऊपर जा सकता है। यानी लोन लो, कर्ज लो, घी पियो की जो मानसिकता है, अगर हर आदमी ये करने लगेगा तो कैसे होगा? मुझे ये बताओ ना। आप बैंक लोन देने के लिए बैठे हुए हैं, आप तुरंत लोन लीजिए और खरीदिए। अरे सामान भी तो कोई बनाएगा भाई, कि सब आदमी लोन लेके खरीदते ही रहेंगे? सब एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं माल की तरह। वेयर इज प्रोडक्ट, वेयर इज मैन्युफैक्चरिंग? दिस वॉज हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो पॉइंट। हिस्टोरिकली यूएस, चाइना, जापान, कोरिया फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड, then financial sector became dominant later. Financial markets are booming इंडिया में। देखिए आप फाइनेंशियल मार्केट में आप क्रेडिट ग्रोथ देखिए 16%, कम से कम 150 प्रकार के बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज हैं, तरह तरह के बैंक, स्मॉल बैंक, पेटीएम बैंक, पेमेंट बैंक, और ये बैंक वो बैंक। पैसे लेने के 100 उपाय आपके पास हैं, फैक्ट्री के नहीं है, माल नहीं बन रहा है। मैन्युफैक्चरिंग शेयर रिमेन्स रिलेटिवली वेरी वीक, वेरी वीक। अब सरकार ये कह रही है कि हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेंगे, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, ये उस दिशा की अब प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा की तरह बहुत छोटे प्रयास हैं।
मैसिव प्रयास करने पड़ेंगे, युद्ध स्तर पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हम ओवर फाइनेंशियलाइज कंट्री बन चुके हैं। जॉब क्रिएशन इज इनसफिशिएंट। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सर्विस सेक्टर उतने जॉब अब नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि जिस सर्विस के लिए एक आदमी लगता था, अब 10 सर्विसेज के लिए एक आदमी लगेगा। पहले 10 काम के लिए 10 आदमी चाहिए होते थे, अब 10 काम के लिए एक आदमी चाहिएगा, तो 9 लोग बेरोजगार होंगे, क्योंकि एआई ने वो काम कर दिया है। इसलिए सर्विस सेक्टर अब उतनी जॉब क्रिएट नहीं कर सकता, आपको मैन्युफैक्चरिंग में वापस जाना पड़ेगा। और ये दुनिया में बड़े बड़े देश जा रहे हैं, अमेरिका तक जा रहा है। वो कह रहा है कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करिए आप, तो ही आपको रियायत मिलेगी, वरना नहीं। क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि चीन ने जो पिछले 20-30 सालों में खेल किया है, वो खेल बहुत बड़ा है। इसी को वो कहते हैं कि हम प्रिमिटिव एज में जा रहे हैं, हम ट्राइबल एज में जा रहे हैं, जहां पे एसेट पे ओनरशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ओनरशिप। ये बात बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि आपकी करेंसी वीक हो रही है। आपके पास बहुत करेंसी है लेकिन वीक हो रही है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जिसके पास सोना है वो आराम से चैन की नींद मुस्कुरा रहा है। अभी मोदी जी ने उस पर ड्यूटी बढ़ा दी है, तो और उनके गेन हो गए, उनके दाम और बढ़ गए सोने के। चांदी 3 लाख रुपए किलो हो गई, बिना बात के, कुछ बिना किए हुए। तो रियल एसेट्स आर इंपॉर्टेंट। मीनिंग क्या है इसका? वो इसकी मीनिंग आपको ये दे रहे हैं कि इंडिया रिस्क बिकमिंग कंट्री ऑफ ट्रेडर्स इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसर। हम एक ट्रेडर कंट्री बनते जा रहे हैं, हम प्रोड्यूसर कंट्री नहीं बन रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरर नहीं बन रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं आप देखिए। आप चीन से सामान ले आओ, असेंबल करके यहां बेचो। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, आप केवल असेंबली कर रहे हैं। ईवी के ज्यादातर पार्ट्स अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं। सोलर पैनल में अभी भी हम सेल इंपोर्ट करते हैं लार्जली। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं। मेडिकल में अभी भी हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं। हम अपनी चीजों में न करके हम एक ट्रेडर मानसिकता हो गई। हमारी इंडस्ट्री जो भी है वो ट्रेडर टाइप से है, रादर की रियल क्रिएटर, रियल मैन्युफैक्चरर नहीं है हम। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। तो वो यही कह रहे हैं कि होल कंट्री हैज बिकम ए ट्रेडर रादर प्रोड्यूसर। हम प्रोड्यूस करने से ज्यादा ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं कि चीन से ले आओ माल इंपोर्ट करके, असेंबल करो और बेच लो। तो आपने वैल्यू एड कुछ नहीं किया, आपने केवल असेंबली की, विच इज अ जॉब ऑफ ट्रेडर। कोर मैसेज क्या है? इंडिया हैज फाइनेंशियलाइज्ड टू अर्ली। फाइनेंशियलाइजेशन बुरा नहीं है, टू अर्ली। अमेरिका में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 60s के आसपास, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वहां से स्लोली स्लोली वो उससे बाहर निकले। उनके अंदर ये लगा कि अब हमें ये सब डर्टी जॉब क्यों करना, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी है। मैन्युफैक्चरिंग दूसरे देशों में करेंगे, हम केवल इनोवेशन करेंगे, हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर रहेंगे, माल कहीं और बनेगा, शॉप कहीं और बनेगी, हम केवल मैन्युफैक्चर करेंगे। और करेंसी हमारी दुनिया में चलती है डॉलर, तो हमें जरूरत नहीं, और वर्ल्ड का बेस्ट माइंड हमारे पास है। इन 3 बिना पे उन्होंने पूरी खड़ी करी दुनिया। इस बात को बहुत अच्छे से फायदा उठाया चाइना ने। चाइना की इकोनॉमी में आप देखिए 30% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड इज इन चाइना। उन्होंने कंपनियों को बहुत पैसे नहीं कमाने दिए। हमारे यहां हर क्वार्टर ये परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस, गजब के मार्जिन, चीन में नहीं होता। उन्होंने मार्जिन कोलैप्स करके मास स्केल पे बनाया कि चीजों को एक्सपैंड करो, रादर कि आप केवल मैन्युफैक्चर प्रॉफिट मेकिंग में रहें। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 80 कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल की, 80। अपने यहां 8 भी नहीं है ढंग की। बड़ी बड़ी गिन लीजिए, 4-5-6 आपको उंगली में गिनेंगे, वहां 80 कंपनियां हैं। एंड द लार्जेस्ट कंपनी संघाई मोटर। BYD 4th लार्जेस्ट कंपनी है, जो कि 60 लाख गाड़ी एक्सपोर्ट करती है केवल। स्केल मैटर्स एंड इनोवेशन मैटर्स। तो उनके पास इनोवेशन भी है, उनके पास स्केल भी है। एवरी थर्ड कार सोल्ड इन चाइना इज एन ईवी कार। इतनी तेजी से उन्होंने किया है। अपने ईवी ईवी का गाना वो गाते हैं सब लोग, बट ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें देखिए जाके ईवी के कितने प्लगइन्स हैं। अगर आपके यहाँ 100 फ्लैट हैं उस सोसाइटी में, तो शायद 4 या 5 आपने लगाए होंगे। हर समय एक गाड़ी वहां पे चार्जिंग के लिए लगी हुई है। ऐसे थोड़ी ईवी चलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। चाइना हैज क्रिएटेड मैसिवली, इसलिए ईवी चल पाए वहां। हम
हम क्या कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता कि हम कैसे सोच रहे हैं। साफ साफ आप उदय कोटक की वो स्पीच अंग्रेजी में आपको नहीं समझ, इसलिए मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। इट्स अ वार्निंग कॉल फॉर एवरीवन। उसमें अभी क्या हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड विद स्टॉक प्राइस। हर कंपनी अपने स्टॉक प्राइस के लिए ऑब्सेस्ड है। नाम लेके बता रहा हूं मैं, राजीव बजाज, बजाज ऑटो के चेयरमैन, जब वो ये कहते हैं कि मेरे स्टॉक का प्राइस 12,000 रुपए होना चाहिए 2 साल 3 साल पहले, आई वॉज स्टंट। एक प्रमोटर ये कैसे बोल रहा है कि हमारे स्टॉक का ये प्राइस होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत क्रिटिकल नहीं होते हैं, बात आई गई होगी। तो हमारे यहाँ की कंपनियां स्टॉक प्राइस पे फोकस, क्वार्टरली रिजल्ट हमने कितना परफॉर्म किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखिए, हमारा वाई परफॉर्मेंस देखिए, अरे पिछले क्वार्टर से अच्छा मार्जिन हमने दिया है। इस मानसिकता को ही कहते हैं ओवर फाइनेंशियलाइजेशन, अर्ली फाइनेंशियलाइजेशन, और यही हमको नुकसान कर रहा है। ईसॉप से वेल्थ कैसे बनेगी, सब फोकस इस पर है। सॉरी स्टार्टअप की दुनिया वालों, पूरा फोकस आपका वैल्यूएशन बनाने में, कितना ज्यादा फंड रेज कर लें हम, कैसे अपनी वैल्यू इंक्रीज कर लें, इस पर है। कई सारे मामले अभी प्री आईपीओ हम लोगों ने सुने हैं, विदाउट नेमिंग, आप जानते हैं, सबको पता होगा कि किस किस तरीके से लोग करके अपनी वैल्यूएशन रीच कर रहे हैं। आईपीओ आने से ठीक 1 साल पहले या 2 क्वार्टर पहले कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है, क्योंकि आईपीओ लाना है। उससे पहले वो लॉस मेकिंग चल रहा है। ये क्या है, ये यही दिखाता है कि आपका पूरा फोकस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन की बजाय स्टॉक प्राइस मूवमेंट, कंपनी के वैल्यूएशन बढ़ाने और ईसाब से अमीर बनने में है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये उदय कोटक जी कह रहे हैं। मार्केट वैल्यूएशन, ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, ये सब फोकस कॉर्पोरेट्स के हैं। बदनाम ये ट्रेडर भाई अपने जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, कंपनियों का फोकस वहां पे क्या होना चाहिए। फैक्ट्री बढ़ाइए, प्रोडक्ट क्रिएट करिए, इंडस्ट्रियल रिस्क लीजिए आप, क्योंकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म बिजनेसेस। अगर हर बड़े उद्योग घराने के नए बच्चे फैमिली ऑफिस खोल के मार्केट में पैसा लगाएंगे, तो आप ये सोचिए फैक्ट्री कौन लगाएगा। उदय कोटक जी ने, जिस पर मैंने एक और शो पहले बनाया, तो उन्होंने एक बार कहा था कि हमें पैरानोइया मोड में होना चाहिए। आई 100% एग्री सर, उदय सर, आई ट्रूली एग्री। प्रॉब्लम उसमें यह है कि हमारे मतलब आम आदमी के पैरानोइया होने से बहुत चीजें नहीं बदलेंगी। इंडस्ट्रियलिस्ट को पैरानोइया होना पड़ेगा, उनको नेशन बिल्डिंग का, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है, तो वो कर सकते हैं। एक आम आदमी बेचारा क्या, चलो भाई हम पेट्रोल नहीं यूज करेंगे, हम साइकिल चले जाएंगे, उससे नेशन बिल्डिंग नहीं होगी सर। नेशन बिल्डिंग के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को आना चाहिए, जो दिन भर बैठ के मार्केट में सट्टा कर रहे हैं, स्टॉक प्राइस मूव कर रहे हैं, ई शॉप पे ध्यान दे रहे हैं। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हमें इंडस्ट्री को सबसे पहले, क्योंकि हमेशा देखिए एग्जाम्पल टॉप से सेट किया जाता है। अगर आप मुझसे ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप करके दिखाइए। वो गुरुजी की कहानी आपको याद होगी ना, कि एक बच्चा बहुत गुड़ खाता था, तो उसकी माँ गुरुजी के पास लेके गई, बोला सर ये बहुत गुड़ खाता है, इसको आदत छुड़वा दीजिए। तो आचार्य जी ने कहा इसको 2 दिन बाद लेके आइएगा। तो 2 दिन बाद गए, तो उन्होंने लड़के से कहा गुड़ मत खाया करो। तो उसकी माँ ने कहा यार ये बात तो आप 2 दिन पहले कह सकते थे, आज इसमें क्या फर्क पड़ गया। बोले मैं तो खुद ही गुड़ खाता था 2 दिन पहले, पहले मैंने खुद छोड़ा, फिर इसको बोल रहा हूँ। तो हमेशा एग्जाम्पल टॉप से सेट होता है। तो अगर टॉप में ये चीजें आएंगी, तो नीचे भी ये चीजें परकुलेट होंगी। यही बात उदय कोटक जी कह रहे हैं कि इंडियन कॉर्पोरेट्स, अच्छा ये क्या हुआ था, ये एक सवाल पूछा था, उस राजीव मेमानी ने सवाल पूछा, तो जो ईवाई के चेयरमैन है, उस सवाल के जवाब में उदय कोटक जी ने ये बात कही थी कि वी फाइनेंशियलाइज टू अर्ली। तो उनको थोड़ा सा मिर्ची भी लगी थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। What is the biggest concern? Biggest concern is many businesses, families, young entrepreneurs now prefer managing money rather than building businesses. That is true. देश में इतने फैमिली ऑफिसेस खुल चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते। फैमिली ऑफिस क्या होता है कि एक पूरा कोई ग्रुप मान लीजिए, उसकी जो पर्सनल वेल्थ है उसको कोई मैनेज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफिस। और वो अपना पूरा प्रॉफिट मार्केट में, रियल एस्टेट में, ट्रेडिंग में लगा रहे हैं, और फैमिली ऑफिसेस चल रहे हैं। और उनके जो नए बच्चे आए हैं, वो खुद नहीं फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो किसी स्टार्टअप में पैसे डाल रहे हैं और उसको पुश करते हैं कि आप वैल्यूएशन रेस करो।
क्योंकि हमारा पैसा बनेगा। इट इज हैपनिंग। अब मैं एक क्रिटिकल बात बोलूं आपको, कैटामरान नाम की कंपनी आप पता कर लीजिए उसके फाउंडर कौन है, इन्फोसिस वाले हैं। कैटामरान दुनिया के नए नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इन्फोसिस नहीं करेगा नए बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ये जो एनोमली दिखती है ना, इसी को शायद वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इजियर मनी इज कमिंग फ्रॉम मार्केट्स, आसान पैसा आ रहा है, सट्टा चल रहा है मार्केट में, लगाओ पैसा, पैसा बनाओ। हार्ड एंटरप्रेन्योरल वर्क इज बिकमिंग लेस अट्रैक्टिव, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। फैक्ट्री लगाना मुश्किल काम है ना। ओला के बंदे ने फैक्ट्री लगाई, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय हर आदमी उसको क्रिटिसाइज करता है। उसकी टेक्नोलॉजी, स्टॉक प्राइस, गाड़ी, ये वो साइड में रखिए। एक व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया कि एक गीगा फैक्ट्री लगाई उसने चेन्नई के आसपास, तमिलनाडु में, कि हम ईवी स्कूटर बनाएंगे। एक एप्रिशिएटिव वर्ड मैंने नहीं सुना किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, देर सवेर चीजें ठीक हो जाएंगी। किसी ने नहीं किया। बुराई चल रही उसकी, सोशल मीडिया पे उसकी लेनी देनी चलती रहती है। उसकी स्कूटर में आग लग गई तो एकदम सोशल मीडिया पे चल जाता है। अरे वाई एप्रिशिएट इट कि यार एक बंदे ने स्क्रैच से इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है, जो कि एक स्टार्टअप वाला था। वो ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल में गया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, वो बैटरी बनाएगा, हर चीज वो नई लेके आ रहा है। तो उसकी तारीफ करने की बजाय उसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं। ये इस देश की क्या बोले, एनोमली कह लीजिए। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री। ही सीज दिस एज ए डेंजरस फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। भारत जैसे राइजिंग कंट्री में अगर ट्रेडिंग की मानसिकता घुस गई तो ये देश के लिए खतरा है। इसलिए जो कह रहे हैं उदय कोटक जी, उसको बहुत ध्यान से लोगों को समझना चाहिए, इंडस्ट्रीज को समझना चाहिए। कंपनीज आर नॉट री इन्वेस्टिंग। अब एक सवाल इसमें, और उन्होंने जब ये बात कही तो विनायक चटर्जी जो फीडबैक वेंचर्स के कुछ हैं, उन्होंने एकदम से कहा कि अरे आप क्या चाहते हैं कि हम लोग ये सब करें, क्योंकि फैक्ट्री के बाहर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा है। सब तमाम कहानियां उन्होंने सुनाई जब उन्होंने ये बात कही कि कंपनीज, कॉर्पोरेट्स आर नॉट इन्वेस्टिंग। गवर्नमेंट इस बात को 10 बार कह चुकी है कि प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा है, डेटा दिखा रहा नहीं हो रहा है, सरकार के भरोसे सारा कैपेक्स हो रहा है। मोदी जी कितना कैपेक्स करेंगे, क्यों नहीं इंडस्ट्री वाले कैपेक्स कर रहे हैं? तो इस पर लॉजिक दिया जाएगा, डिमांड नहीं है साहब, प्राइसिंग नहीं है साहब, अभी तो हमारी अपनी कैपेसिटी 70% पे चल रही है, जब 80 को क्रॉस करेगी तब हम सोचेंगे। प्राइवेट कैपेक्स नहीं आ रहा है, प्रमोटर अपना माल बेच के फैमिली ऑफिस में लगा रहा है। कितने लोगों ने नई फैक्ट्रियां लगाई हैं आप सोच के देखो पिछले 10 सालों में, और कितना गवर्नमेंट ने कैपेक्स किया, वही बात वो कह रहे थे। तो इसके जवाब में उदय कोटक जी ने बहुत दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि वो रिसेंटली चाइना गए थे, वही वो ऑटो वाली कहानी उन्होंने सुनाई कि जो शंघाई ऑटो है वो सरकारी कंपनी है, और वो इतना टफ फाइट दे रही है प्राइवेट कंपनीज को कि जिसका कोई हिसाब नहीं, लार्जेस्ट कंपनी है वो। तो ऐसा नहीं है। वो उदय कोटक जी ने सरकार को भी ये बात बताई कि सरकारी कंपनियां भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। चाइना की ज्यादातर कंपनियां गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं। तो आप ये कंप्लेंट मत करिए कि ऐसा है। और मैं ये बात अगेन कह रहा हूं कि जो हमारी बहुत सारी सरकारी कंपनी है, स्पेशली ऑयल वाली या डिफेंस वाली, बहुत अच्छी कंपनी है, एफिशिएंट कंपनीज है, लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या है, गवर्नमेंट का दखल जरूरत से ज्यादा है। और गवर्नमेंट में सॉरी टू से बिजनेस माइंडेड लोग नहीं है, वहां सब पॉलिटिशियंस हैं जिनको बिजनेस की समझ नहीं है। तो इस वजह से वो कंपनियां खुल के काम नहीं कर पाती। मैं अभी भी कह रहा हूं और हर बार कहता हूं कि अगर ओएमसीज को या ऑयल कंपनीज को आप फ्री हैंड दे दें कि उसमें गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं होगा, एकदम प्राइवेट जैसी चलेंगी, तो उनके स्टॉक प्राइस यहां से 5x हो जाएंगे तुरंत, क्योंकि इतनी बड़ी, इतनी गजब की कंपनीज है वो। लेकिन गवर्नमेंट का इतना इंटरवेंशन है उसके अंदर, क्योंकि वो चैरिटी के लिए बनी है, सरकार ने सेवा के लिए बनाई कंपनी, तो सेवा की कंपनी ऐसे ही चलती है। तो जो उदय कोटक जी जो बात रख रहे थे कि एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, उसके तरह तरह के अपने लॉजिक दिए जा रहे हैं, और जो सरकारी अच्छी कंपनियां वो कर नहीं पा रही क्योंकि बहुत ज्यादा दखलंदाजी है। तो हमें उससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग इज राइजिंग फास्टर देन रियल इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ये बार बार वो हार्प कर रहे हैं, प्लीज इस बात को समझिएगा। तो उदय कोटक जी का जो मैसेज है
A country becomes powerful by producing, innovating and building, not merely by trading financial assets. ये बहुत बड़ी बात है। ये मैसेज मैंने उनके लिए लिखा है, ये उन्होंने बोला नहीं है, ये मैंने कहा कि उनका जो लब्बो लुआब है वो ये है। तो दिस इज मैसेज फ्रॉम उदय कोटक सर कि अ कंट्री बिकम्स पावरफुल बाय प्रोड्यूसिंग, इनोवेटिंग एंड बिल्डिंग, नॉट मेयरली बाय ट्रेडिंग फाइनेंशियल एसेट्स। केवल ट्रेडिंग मानसिकता से अगर आप देश चला रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आई गेस कि सरकार ने उसको जरूर सुना होगा, देखा होगा और उस पर काम भी हो रहा होगा। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, लेकिन बस एक ही तकलीफ है, वो इतना स्लो होता है कि तब तक कोई नया इनोवेशन आ जाता है और वो आपका प्रयास बिल्कुल बेकार हो जाता है। हमें फास्ट युद्ध स्तर पे करने की जरूरत है। मोदी जी ने जो अभी सबको ऑस्टेरिटी के लिए कहा है, पेट्रोल डीजल कम करो, विदेश में कम घूमो, ये सब वो सब ठीक है सर। अब मैं खुद कह रहा हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा होगा तो आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही हमारा अच्छा नहीं है। सिटी के अंदर आपको जाना है तो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़े शहरों में पैथेटिक कंडीशन में है, तो क्यों आदमी अपनी गाड़ी छोड़ के उस पर जाएगा? तो सरकार और इंडस्ट्री एज ए होल इसको सोच के ठीक करना पड़ेगा, वरना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जहां माइट इज राइट, हम फाइट नहीं कर पाएंगे। ये कड़वा सच है, कड़वी दवा की तरह इसको पीजिए, अपने अंदर जज्ब कीजिए और काम करिए। तो उदय कोटक जी का ये जो संदेश है, मुझे लगता है बहुत साफ है, क्लियर है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और मैं इस हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस शो को आप प्लीज देखें और लोगों को दिखाएं, क्योंकि उदय कोटक जी जो कह रहे हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट बात है, और अगर हमने उसको नहीं अपनाया तो आने वाला वक्त और भी ज्यादा कठिन होता जाएगा। इसलिए जो वो कह रहे हैं, माइट इज राइट, उससे लड़ने की तैयारी हमें करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार और कॉरपोरेट इसको देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और कुछ ना कुछ उपाय जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ऐसे ही बेहतरीन डिस्कशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। थैंक यू सो मच।